हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल चाल, कैसे आप लोग हो? तो आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन शॉट वीडियो है और हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन नहीं, अपवर्तन के लिए एक दूसरी वीडियो लाएंगे। ये एक ठोस वीडियो है, कंप्लीट वीडियो प्रकाश का परावर्तन। और जो जो इसमें नहीं रहेगा वो मैं अलग अलग से बताऊंगा। जैसे कि सिद्ध करने वाला ए बराबर r/2, उसको मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा क्योंकि उसमें भी 15-20 मिनट टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। फिर जो दर्पण का फॉर्मूला है उसको सिद्ध करने के लिए एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा ताकि आपको सेपरेट आपको मिल जाए। फिलहाल इसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरा डिटेल्स जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एकदम एनर्जेटिक टॉपिक के साथ। और हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो लेट्स स्टार्ट। जो जो पढ़े नहीं होंगे ध्यान से देखें, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको हर एक बात समझ में आएगा और सारी बात आपको बताने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, हमारा रफ्तार बैच चल रहा है जिसका प्राइस 399 है। जिनको ज्वाइन होना है, ये मोबाइल नंबर है, आप लोग कॉल जरूर कीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं। तो भाई हम जानते हैं प्रकाश के बारे में। कौन नहीं जानता प्रकाश के बारे में? बताओ, आज प्रकाश के बारे में कौन नहीं जानता? पूछो उनसे जिनकी आंखें नहीं है, वो बताएगा भाई प्रकाश क्या होता है ना। लेकिन जिनकी आंखें हैं वो तो जान रहा। लेकिन प्रकाश का खूबी, आंख किसको बोलता है? प्रकाश की खूबी, लाइट, वो जिनकी आंखें नहीं उससे पूछो कितनी अहमियत होगी, तरसता होगा प्रकाश को देखने के लिए। हमारे पास आंखें हैं, ऊपर वाला का लाख लाख शुक्रिया है कि हम आपको देख रहे हैं, आप मेरे को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं भाई? ये देख रहे हैं प्रकाश की वजह से। तो प्रकाश हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है किसी भी चीज को देखने के लिए। तो हमको किसी भी चीज को देखना है, लाइट वगैरह है, कुछ भी देख रहे हैं, बिना लाइट का तो दुनिया चल ही नहीं पाएगा। सन सबसे बड़ा प्रकाश है और वो पूरी दुनिया को उजाला किए हुए है। जब सन डूब जाता है ना, जब रात हो जाती है तो हम लोग लाइट का इस्तेमाल करते हैं, बल्ब जलाते हैं, लैंप जलाते हैं और फिर हम जो है देखने का काम करते हैं। तो प्रकाश हमारे हर एक काम के लिए जरूरी है। प्रकाश ना हो दुनिया अंधेरा हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश आखिर है क्या? आप तो सोच रहे हैं प्रकाश है क्या। देखिए, प्रकाश के बारे में बोला जाता है कि वैज्ञानिकों ने बताया है, जो फिजिक्स का जो मास्टर है, जो फिजिक्स का जो जिन्होंने फिजिक्स का खोज किया है ना, साइंस के बारे में जिन्होंने खोज किया है, उन्होंने बताया है कि प्रकाश है क्या। उन्होंने बोला कि प्रकाश जो है बाबू एक ऐसी ऊर्जा है, एक ताकत है। क्या है? एक ऊर्जा है, एक ताकत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश एक ऐसा ताकत है, ऊर्जा है। अगर प्रकाश ना हो, लाइट ना हो, रोशनी ना हो तो हम किसी को नहीं देख सकते। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है और इसी की वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप देखिए मोबाइल, कैसे इंस्टाग्राम चलाएंगे आप, रात के अंधेरे में भी चलाएंगे मोबाइल तो आपको देखना पड़ेगा बिना लाइट का। वो लाइट निकल रहा आपकी आंख पे और इसका फोटो बन रहा आंख पे, तब जाके आप इसको देख पा रहे हैं। समझ में आ रहा? उसी प्रकार देखिए दिया जला रहे, तो प्रकाश के बिना हम किसी चीज को देख नहीं सकते। सिंपल सी बात है। फिर आते हैं प्रकाश के गुण। आखिर प्रकाश में गुण क्या है? एक तो सबसे बड़ा गुण है भाई कि प्रकाश नहीं होगा सब कुछ अंधेरा हो जाएगा। और क्या क्या गुण है? बोलता है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। हमेशा सीधी रेखा में। हम बताएंगे कैसे गमन करता है। जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखाऊंगा कि कैसे सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे देख सकते हैं आप कैसे सीधी रेखा में जा रही है। देखिए एकदम सीधी रेखा में जा रही है ना, एकदम सीधी रेखा में जा रही है प्रकाश। देखिए इस प्रकाश की रेखाएं देखिए जा रहे इधर इधर। आपने डीजे वगैरह, साउंड वगैरह में देखा होगा, जब डीजे वगैरह होता है शादी वगैरह, उसमें देखिएगा लाइट इस तरह से जाती है। तो प्रकाश किस रेखा में जाती है? सीधी रेखा में जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने जो पीला कलर किया है एकदम खास है एग्जाम के लिए। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचारण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें इलेक्ट्रिक है और वो चुंबक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट है। यानी कि इसमें प्रकाश में चुंबक का गुण भी है और इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली का गुण भी है, एक करंट के जैसा है। और इसी वजह से जो है ना, इसको कहीं भी जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि पानी रहेगा तभी प्रकाश जाएगा, कांच रहेगा तभी जाएगा, वायु रहेगा तभी जाएगा। बोले तो का सर और ऐसा जगह बता दीजिए जहां प्रकाश चल जाता है बिना ये सब का। तो होगा ना, जैसे अंतरिक्ष पे देखिए, तो अंतरिक्ष पे हवा नहीं है, पूरा वायुमंडल खत्म है।
तो फिर भी प्रकाश जा रहा कि नहीं जा रहा, कैसे जा रहा, तो मतलब माध्यम की आवश्यकता पड़े या ना पड़े प्रकाश चल जाएगा। कुछ ऐसा माध्यम है जिससे प्रकाश चल जाता है, जैसे हवा हो गया, कांच हो गया, लेकिन माध्यम नहीं भी रहता तो भी प्रकाश गमन कर जाता है। हवा नहीं है, वैक्यूम है, फिर भी प्रकाश जा रहा है, जैसे अंतरिक्ष पे। तो बोला कि विद्युत चुंबकीय तरंग होने की वजह से इसके संचरण के लिए आवश्यकता नहीं है किसी माध्यम की, चल जाएगा ऐसे ही। फिर क्या है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का छाया बनाता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे लाइट के सामने हम खड़े हो जाएंगे, अगर मान लो ये लाइट जल रहा, मैं यहाँ पे रहूंगा तो मेरा छाया इधर बन जाएगा। लाइट की खूबी है कि अगर आप लाइट के सामने खड़े हो तो आपके पीछे क्या बन जाएगा, इसका एक छाया बन जाएगा, शैडो बन जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश में ये खूबी है और किसी में खूबी नहीं है। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट देके हाईलाइट किया गया कि प्रकाश की चाल वायु रहित, मतलब जहां पे वायु नहीं रहता है उसको बोलते हैं निर्वात, यानी कि वैक्यूम। क्या बोलते हैं इसको, वैक्यूम बोलते हैं, वैक्यूम, निर्वात। वायु रहित मतलब जहां पे वायु नहीं है, और वायु सहित मतलब वायु रहेगा। तो वायु रहित यानी कि निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, यानी कि प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश जो जाती है स्पीड में, तब स्पीड जाएगा जब वहां पर वायु नहीं रहेगा, जब निर्वात रहेगा तो सबसे ज्यादा तेज जाएगा। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है एग्जाम में कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां होती है, तो बोलेगा निर्वात में। ओके, अब कितनी चाल होती है, तो चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 1 2 3 4 5 है ना, तो सॉरी यहाँ पे 5 होगा ना, 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको अगर हम 3 जीरो बढ़ा देंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है सवाल में, है ना, ऑप्शन में ही दिया रहता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जब पावर 8 रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, जब पावर 5 रहेगा तो किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है, बस ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है। ओके, तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बोले, या 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड बोले, या 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बोले। ओके, आपका कोई भी रहेगा ऑप्शन। तो खैर यही ज्यादा करके ऑप्शन में देता है। इसके अलावा क्या है, प्रकाश की चाल जल में होता है इतना, जल में इतना स्पीड है 2 इंटू 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश की चाल कांच में कितना है 2.0 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए तीनों सबसे स्पीड किस में जाएगा, अगर देखा जाए प्रकाश की स्पीड सबसे ज्यादा किस में है, तो हम तो पहले निर्वात में है। तो देखिए कांच में, जल में, कांच में और निर्वात में। देखिए निर्वात में 3 गुना 10⁸ है, और कांच में हाँ जल में कितना है 2.25 यानी कि 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में 2 ही है। तो कांच में सबसे कम है, इन तीनों में कांच में कम है लाइट की चाल, और वायु यानी कि निर्वात में ज्यादा। अच्छा वायु, एक बात यहाँ पे आ गया, तो देखो वायु भी लगभग सेम ही चाल है। अगर वायु भी बोला जाए ना कि वायु में चाल कितनी होती है, तो वायु में आप नहीं बताइएगा। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो उसका भी यही आंसर बताइएगा 3 गुना 10⁸, बट थोड़ा सा कम होता है। एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि निर्वात से थोड़ा सा कम स्पीड होता है वायु में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, बट एग्जाम में आता है तो इस तरह हमको देना पड़ता है। क्लियर हो गया। तो ये था प्रकाश के गुण। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये क्या है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन कर रही है, आपको पता चल गया, एकदम सीधी रेखा में गमन करेगी। जैसे ये देखिए लाइट निकल रहा और सीधी रेखा में किरणें आ रही है ना। अब देखिए ये क्या, ये अंतरिक्ष है, ये क्या है, ये है जिसको बोलते हैं निर्वात, ये निर्वात है। देखिए निर्वात, तो निर्वात में प्रकाश चल रही है। ये क्या है, पानी है, पानी के अंदर ही प्रकाश जाती है। आपको लगता है पानी के अंदर कैसे चल जाएगा प्रकाश, तो पानी के अंदर देखिए प्रकाश जा रही है। ओके, और कांच देखिए, देखे होंगे कांच में प्रकाश जा रहा। तो प्रकाश जो है निर्वात हो, कांच हो, जल हो, पानी हो, तेल हो, पेट्रोल हो, सब में प्रकाश गमन करता है, चाल अलग अलग होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हो रहा है, यहाँ पॉइंट निकल के आ रहा कि अलग अलग माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। सवाल पूछा था एग्जाम में कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, बराबर होती है, भिन्न भिन्न होती है, एक जैसा होती है, तो बोलेंगे भिन्न भिन्न, अलग अलग होती। माध्यम अलग, चाल अलग। निर्वात में ज्यादा, उससे कम पानी में, उससे कम कांच में, हर माध्यम में अलग होता है। तो यहां बातें समझ में आ गया। चलिए
अब देखिए यहाँ पे प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, एक नया पॉइंट हमारा बनेगा प्रकाश स्रोत। व्हाट इज प्रकाश स्रोत, है ना। यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना देता कि हमारा दोनों काम हो जाए, क्वेश्चन का आंसर भी हो जाए, आपको अंडरस्टैंड भी कर देंगे। प्रकाश स्रोत होता क्या, देखिए प्रकाश स्रोत मतलब क्या होता है, सोर्स। जैसे आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से, तो आपका पढ़ाई का सोर्स क्या है, मोबाइल है। पढ़ाई का स्रोत क्या है, मोबाइल है, इस सोर्स हो गया। ओके तो उसी तरह प्रकाश स्रोत है, यानी कि प्रकाश जहां से निकलती है। देखिए बोला गया जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसको बोलेंगे प्रकाश स्रोत। अब जैसे देखिए यहाँ पे सूर्य है, तारे हैं, बल्ब, लालटेन, देख सकते हैं यहाँ पे सन से प्रकाश आ रहा है ना। सन यहाँ पे है, जंगल है, प्रकाश आ रहा है यहाँ पे। उस प्रकार यहाँ पे देखिए तारे हैं, तारे में देखिए प्रकाश क्या हो रहा, निकल रहा, तो तारे से प्रकाश निकलता है। बल्ब से भी प्रकाश निकलता है, लालटेन से निकलता है, मोमबत्ती से निकलता है, बहुत सारा। जुगनू देखिए, जुगनू नाइटिंगेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुगनू, है ना। तो जुगनू से भी प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि प्रकाश जो है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसी को बोलेंगे क्या, प्रकाश स्रोत। सवाल पूछेगा इनमें से कौन प्रकाश स्रोत है। अब देखिए इसमें से जो प्रकाश स्रोत है ना, ये दोनों जो है एक प्राकृतिक है ना, नेचुरल है, और बाकी ये दोनों देखिए इसके अलावा और भी होगा, तो क्या होगा, ये है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, कौन मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, तो बता दीजिएगा। प्राकृतिक में ये दोनों हो जाएगा, सूर्य, तारे, चंद्रमा को ऐड नहीं करना है। ओके, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती वगैरह। अब यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट नोट्स में मैंने डाला है कि सूर्य पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। सवाल बना भी है कि पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत कौन है, तो बोलेगा सूर्य है। याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश स्रोत जय, देखिए यहाँ पे अब आगे पॉइंट देगा, प्रकाश स्रोत उसमें मौजूद अन्य प्रकार की ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट समझिए। जो प्रकाश स्रोत होता है ना, जिससे प्रकाश निकलता है, तो बोलता कि उसमें मौजूद अन्य प्रकार की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यानी कि प्रकाश स्रोत जो निकलता है उसके, तो प्रकाश तो एक ऊर्जा ही है, लेकिन प्रकाश एक ऊर्जा तो है ही है, लेकिन जो है वो प्रकाश ऊर्जा जो निकल रहा, लाइट जो निकल रहा, उसके पहले उसके अंदर कुछ और एनर्जी था। ओके, तब उसमें लाइट निकल, ओके तब लाइट उसमें निकल रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइट, लालटेन या मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जब हम लोग लालटेन जलाते हैं, जब मोमबत्ती जलाते हैं, तो उसके अंदर पहले कौन सा एनर्जी है, उसके अंदर पहले कौन सा एनर्जी है, तो उसके अंदर एनर्जी है लालटेन या मोमबत्ती। ओके, लालटेन या मोमबत्ती, उसके अंदर है रासायनिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। अब ये रासायनिक ऊर्जा क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो लालटेन से जो लाइट निकलता है उसमें पहले रासायनिक ऊर्जा जमा है, और जब जलाते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा बदल के क्या बनता है, प्रकाश में बनता है। इसी प्रकार जब टॉर्च या बल्ब को बिजली देते हैं, है ना, स्विच ऑन करते हैं, तब पहले जाता है करंट उसमें। बल्ब में पहले क्या जाता है, देखो बल्ब में पहले क्या जा रहा, करंट जा रहा, करंट जाएगा, तब करंट जो है वो मतलब विद्युत जो है वो प्रकाश में बदल देगा। मोमबत्ती में देखिए केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा प्रकाश में क्या कर रहा, तब्दील कर रहा। तो सवाल बन सकता है कि मोमबत्ती किस ऊर्जा को, या मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो बोलेगा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट और यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो फोटोन के रूप में पाया था। किस रूप में, फोटोन के रूप में। जो प्रकाश ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा का जो बॉन्ड है ना, प्रकाश ऊर्जा आखिर है, तो ऊर्जा है क्या, जैसे हम लोग पढ़ेंगे एटीपी पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े हमारे कोशिका में होता है। इसी प्रकार प्रकाश में एक फोटोन ऊर्जा बॉन्ड है जिसमें एनर्जी भरा हुआ है। तो किस रूप में रहता है, तो प्रकाश में ऊर्जा किस रूप में रहता है, फोटोन के रूप में रहता है। सवाल बनेगा किस रूप में रहेगा, फोटोन के रूप में बनेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, प्रदीप्त किसे कहेंगे, अप्रदीप्त किसे कहेंगे, ध्यान समझिएगा। चलिए
देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त या स्वतः प्रदीप्त भी बोल सकते हैं या आत्म प्रदीप्त बोल सकते हैं। तीनों इसी का नाम है। प्रदीप्त बोलिए या स्वतः मतलब खुद से निकलने वाला, आत्म प्रदीप्त मतलब वही आत्म मतलब खुद से। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको बोलते हैं स्वतः प्रदीप्त या खुद बोले प्रदीप्त बोलेंगे। जैसे बाबू देखिए यहाँ पे सूर्य है, तारे है, बल्ब है, मोमबत्ती वगैरह, इसे खुद से प्रकाश निकलता है, इस खुद से निकलता है प्रकाश, है ना, किसी और से चमकता नहीं, ये खुद से निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल तो आपको पता है, सूर्य तो जान रहे, सूर्य तारे अभी तो मैंने दिखाया, सूर्य जान रहे, तारे जान रहे हैं, ये सब तो देख ही रहे हैं, उससे प्रकाश निकलता है। अप्रदीप्त है इसका जस्ट उल्टा, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है, उससे प्रकाश नहीं निकलती है, उसको बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। सिंपल सी बात है, अप्रदीप्त जो प्रदीप्त नहीं होता है, प्रकाश जिससे नहीं निकलता है। जैसे चांद, अब चांद का यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों दिया गया है, क्योंकि चांद क्या है, चांद है अप्रदीप्त, समझ आया। चांद में अपना लाइट नहीं है, चांद चमकता है सूरज के दम पे, समझ में आया। तो चांद जो है अप्रदीप्त वस्तुओं में गिनती करेंगे, ऐसे नहीं कि देखिए चांद चमक रहा तो प्रदीप्त मार दीजिए, नहीं, चांद जो है वो अप्रदीप्त है। इसके अलावा कुर्सी, इंसान, टेबल, बोतल, है ना। आपका मोबाइल क्या है, कमेंट करो, आपका मोबाइल, जब मोबाइल को ऑन करते हो तो मोबाइल प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु। सभी बच्चे वीडियो को रोक के भी तुरंत कमेंट करेंगे। चलिए अब एक पॉइंट हमारा है, परकिरणन किसे कहते हैं। हालांकि ये पॉइंट पढ़ना हमको मानव नेत्र में, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है परकिरणन। देखिए क्या बताता है परकिरणन के बारे में, क्या यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे है, वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कणों पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर फैला देता है, इसी क्रिया को बोलते हैं परिकिरणन। आपको मालूम है हमारे वायुमंडल में ढेर सारा धूल कण मौजूद है, और जब लाइट वहां से आती है, जब प्रकाश आता है तो वो धूल कण क्या करता है, अपने में प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद प्रकाश फैलाता है, विस्तारित करता है। तब जाके इस जो फैल रहा, यानी कि जो प्रकाश फैल रहा, इसी को क्या बोलते हैं, परकिरणन कहते हैं। आप सोचिए वायुमंडल है तो धूल कण है, धूल कण है तभी प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रहा, तभी फैल रहा। अब इससे बात क्लियर होगी कि जो अंतरिक्ष पे वायुमंडल नहीं है तो धूल कण भी नहीं होगा, धूल कण नहीं होगा तो प्रकाश को एब्जॉर्ब कौन करेगा भाई, प्रकाश को फैलाएगा कौन, जब फैलाएगा ही नहीं तो देख कहां से पाएंगे, कुछ भी। इसलिए बोला जाता है कि अंतरिक्ष पर जब कोई आदमी चल जाएगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा आसमान, बताइए जरा। अगर कोई एक अंतरिक्ष यात्री है ना अंतरिक्ष पे चल जाता है तो उसको कैसा दिखेगा आसमान, बोलता काला दिखेगा। इस सवाल पूछा है कि अंतरिक्ष यात्री पर जाने पर अंतरिक्ष पर आसमान कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। क्यों, क्योंकि वहां लाइट तो है लेकिन धूलकण नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा, प्रकाश गमन कर रही होगी, देखो गमन कर रहा तभी तो हमारे पृथ्वी पे आ रहा। सबसे टॉप सूर्य कितना ऊंचा है, बहुत ज्यादा हाइट पे है। उसके बाद अंतरिक्ष पे देखिए, फिर वायुमंडल है, तो बीच में अंतरिक्ष है, तो सूर्य की किरणें अंतरिक्ष से पार होते हुए आ रही है ना पृथ्वी में। मतलब क्या समझ में आया कि हाँ भाई अंतरिक्ष में प्रकाश गमन कर रही है, भले हमको दिख नहीं रहा क्योंकि वहां पे धूलकण नहीं है, इसी वजह से। ठीक है, चलिए समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब आते हैं प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं। नॉर्मल सा सवाल मैंने दिया अच्छे तरीके से ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश किरणें कहते हैं। अगर एक रेखा पे चलाएंगे, है ना, सरल रेखा पे चल रहा तो किरणें क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरणें। किरणें को ऐसे दर्शाया जाता है, एक लाइन खींचेंगे और किरणें को, इसको बोलेंगे प्रकाश की किरणें। यानी कि एक सरल रेखा में चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे आए, चाहे तिरछा जाए, बट ये सरल रेखा रहेगा। जैसे अभी पढ़े प्रकाश सरल रेखा में गमन करते, उसी प्रकार मतलब प्रकाश ऐसे से गमन नहीं करते हैं, है ना, प्रकाश ऐसे जाएगा या ऐसे आएगा या ऐसे जाएगा, तो जब भी जाएगा तो सरल रेखा में ही गमन करेगा। क्लियर हो गया किरणें किसे कहते हैं। चलिए अब आते हैं किरण पुंज, यानी कि लाइट बीम किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं ये समझिए। देखिए प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज, पुंज मतलब जहां पे ढेर सारा चीज हो, है ना। अब यहाँ पे लाइट के बारे में है, तो लाइट जब ढेर सारा, जहां पर प्रकाश की किरणें ढेर सारी हो, है ना, देखिए बोला गया प्रकाश किरणों के समूह को, जहां पे देखो यहाँ पे ढेर सारा किरण है तो किरण पुंज हो जाएगा, यहाँ पे ढेर सारा किरण है किरण पुंज हो जाएगा, यहाँ पे ढेर सारा किरण है इसको बोलेंगे किरण पुंज।
अब किरण पुंज तीन प्रकार का होता है बाबू, देखिए कौन है, एक समांतर किरण पुंज है, एक अभिसारी किरण पुंज है और एक अपसारी किरण पुंज है। इसका डायग्राम समझिए, समांतर में क्या होगा किरण पुंज, पैरेलल होगा, देखिए ये दिख रहा है ना, ये क्या है, पैरेलल है, एक समांतर है। और अभिसारी में क्या होता है, किरणें एक जगह जाके मिल जाती हैं, कन्वर्जेंट बीम, लाइट बीम बोल सकते हैं, ओके। तो कन्वर्ज हो रहा, देखिए सारी लाइट एक जगह क्या हो रहा है, मिल रहा जाके। तो जब सारी लाइटें कई स्रोत से निकल के जब लाइट एक जगह मिल जाता है उसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी। देखिए आप जब बोलिए अभिसारी तो लग रहा है कि हम करीब हो रहे हैं, है ना। देखिए अपसारी, अप में क्या होता है, फैल रहे हैं। तो आप सारे में देखिए निकल रहे हैं, यहाँ से पूरा फैल जा रहा है, देखिए छितरा जा रहा है ना, छितरा जा रहा है। तो अभी सारे में क्या समझ रहे हैं, अभी सारे में किरणें एक जगह जमा हो जाएगी और अब सारे में किरणें क्या होगी, फैल जाएगी। अब यहाँ से ये पॉइंट याद रखिए, यही से हमको आगे पढ़ना, दर्पण, अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। तो दर्पण का भी वही कमाल होगा। तो दर्पण क्या करेगा, अभिसारी दर्पण क्या करेगा, प्रकाश को इकट्ठा कर देगा और अपसारी दर्पण क्या करेगा, प्रकाश को फैला देगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान समझिए। अभिसारी मतलब एक जगह इकट्ठा होना, अपसारी मतलब क्या होना, फैल जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पारदर्शी और पारभासी, अपारदर्शी किसे कहते हैं, नॉर्मल सी बात आप पढ़े हैं। अभी हमारा ट्रेलर चल रहा है प्रकाश के बारे में, अभी तो परावर्तन शुरू करने वाले हैं, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, पूरी टॉपिक को पढ़िए ध्यान से, एकदम एक एक टॉपिक समझ में आपको आएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, पारदर्शी बोलते ट्रांसपेरेंट, सिंपल सी बात है, जिस पदार्थ से प्रकाश पूरी तरीके से आर पार हो जाती है। एग्जाम में नहीं पूछेगा पारदर्शी किसे कहते हैं, एग्जाम में यही पूछेगा इनमें से कौन पारदर्शी पदार्थ है। तो जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाए उसको बोलेंगे पारदर्शी। देखिए शीशा है ना, शीशा से क्या हो रहा, प्रकाश आर पार होता है ना, हमको दिख रहा, शीशा से प्रकाश आर पार हो गया, तभी तो ये दीवार जो है ना इधर से दिख रहा है। और एक क्या है, पारभासी, जिस पदार्थ से प्रकाश थोड़े मात्रा में आर पार हो। अच्छा पारदर्शी में एग्जांपल देख ले, कांच, वायु, हवा, पानी, इससे प्रकाश पार हो जाता है, आर पार हो जाता है, पूरी पार हो जाता है। और पारभासी में क्या होता है, थोड़े मात्रा में, जिस पदार्थ से प्रकाश थोड़े मात्रा में आर पार हो, थोड़ा मात्रा मतलब कुछ होगा कुछ नहीं होगा, उसको बोलेंगे क्या, पारभासी बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट। जैसे देखिए तेल लगा हुआ, कागज घिसा हुआ, कांच, रक्त, दूध, कोहरा, धुआं। हाँ ठंडक में देखिए, ठंडक दिन में कुहासा लगा होता है, फॉग होता है, पूरा धुआं होता है, तो लाइट नहीं दिखता ना सही से, अंधेरा टाइप को लगता है। क्यों, लाइट तो, सूरज तो चमक रहा है लेकिन कोहरा इतना ज्यादा है कि सूरज की रोशनी पार आ ही नहीं पा रही है। तो कारण क्या हो रहा, वो जो है वो पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है। दूध में इसी प्रकार, रक्त में इसी प्रकार, जो पूरा तरह से प्रकाश पार नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, तेल लगा कागज, देखिए इसका हाथ देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा ना, हल्का हल्का दिख रहा, मतलब प्रकाश जो है हल्का हल्का पार हो रहा। और अपारदर्शी क्या होता है, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार ना हो। सिंपल सी बात है, जब आर पार नहीं होगा, अपारदर्शी जैसे देखिए सेब के ऊपर लाइट मारा तो इधर लाइट आया, लाइट पार नहीं हुआ। ईंट हो गया, किताब, लोहा, लकड़ी, कलम। अच्छा आप खुद क्या है, इंसान क्या है, पारदर्शी की अपारदर्शी की पारभासी। तो इंसान के बॉडी से प्रकाश पार होता है, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाएगा उसका छाया नहीं बनेगा, पता है। शीशा से पदार्थ आर पार हो जाएगा तो शीशा छाया बनेगा, नहीं बनेगा। छाया किसका बनेगा, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं होता है, छाया उसी का बनता है। ओके क्लियर हो गया सारी बातें। आइए अब यहां से हमारा जर्नी शुरू होता है, मेन तो पॉइंट अब शुरू होता है जी। चलिए पॉइंट यहाँ पे है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये सवाल भी बनते एग्जाम में, है ना। तो आपको सवाल भी पूरा हो जाएगा और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए यहाँ पे, जब किसी
जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो टकराकर वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई पदार्थ से प्रकाश निकला, कोई स्रोत से प्रकाश निकला और कोई चिकनी सतह पे पड़ा और टकरा कर क्या हुआ, वापस लौट गया। ये जो काम हो रहा, ये जो घटना घट रहा है, ये जो इंसिडेंट हो रहा, इसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। समझ में आया? यानी कि प्रकाश किसी स्रोत से निकलेगा, जैसे देखिए यहाँ, देखिए यहां से प्रकाश निकल रहा, टकराया और लौट गया, तो प्रकाश पड़ने के बाद टकरा के लौट जाएगा, इसी को लौटने की घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको आप लेजर लाइट अगर आपके पास होगा, ये लेजर लाइट का ही है यहाँ पे दिखा रहा, तो ये वाला नियम आपको फॉलो होगा वहां पे, है ना। तो कोई प्रकाश पड़ेगा, टकरा कर वापस लौट जाएगा, तो प्रकाश के किसी वस्तु पर टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब आपको समझ में आ जाएगा तो अपना आंसर को जिस तरह से चाहे आप आंसर बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम, यहाँ पे देखिए ये जो है एक मिरर हमारा है ना, चलिए ये समझिए कि हमारा प्लेन मिरर है, ध्यान से देखिए ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ से किरणें आ रही है ना, यहाँ पड़ रही है, तो ये जो किरणें आ रही है ना, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे आपतित किरण बोलेंगे। और जो किरणें चल गई टकरा के, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और जो नॉर्मल मतलब क्या होता है, अभिलंब। और ये जो एंगल बन रहा, इसको बोला गया आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। और ये जो पॉइंट बना, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। इस पॉइंट को बोलेंगे आपतन बिंदु। तो प्रकाश के परावर्तन में ये नियम होता है कि जैसी प्रकाश आएगा, आपतित किरण प्रकाश आएगा, टकरा के वापस लौट जाएगा। अब ये एक क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? एक अभिलंब, एक परपेंडिकुलर है ना। अब जैसे यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या बोलेंगे? देखिए आपतित किरण और अभिलंब, ये वाला आपतित किरण है, ये क्या? अभिलंब है। इसके बीच वाला कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। तो ये नियम बोलता है कि जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना एंगल यहाँ बनेगा। मतलब अगर यहाँ पे 50 डिग्री बना तो यहाँ भी 50 डिग्री ही बनेगा। ये नियम होता है। और क्या बात है, यहाँ पे एक चीज और क्या देख रहे हैं? देखिए आने वाली किरणें और अभिलंब और परावर्तित किरण देख रहे हैं, तीनों एक ही पॉइंट पे हैं। अब यहां से आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या दिया है सवाल, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, इसको लिखिए। सिंपल सी बात है भाई, कितना नियम होता है एग्जाम में बनता है, तो बोलिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितना नियम होगा? 2 नियम होगा। क्लियर? समझ आया सबको? ये 2 नियम होता है। कौन कौन नियम होता है? अभी मैंने बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर है ना। पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे ये वाला कोण है आपतन कोण है, ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही 2 नियम है, ये इसका 2 नियम। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने डाला है जो कि समझना बहुत जरूरी है। अगर समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रहा है प्रकाश, ये मानते समतल दर्पण है, सपोर्टेड। अब प्रकाश लंबवत पड़ रही है ना। प्रकाश अगर लंबवत इस पे पड़ रही है तो जब इस पे आएगी ना तो टकरा के वापस ऐसे लौट जाएगी। जब किरणें आएगी तो टकरा के इसी में वापस चल जाएगी। तो भाई जब टकरा के वापस चला गया तो कितना डिग्री बना? जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए ये अभिलंब था, है ना। इसको जितना झुकाएंगे ना, जैसे लाइट मार रहा ना, तो ये क्या हो गया? इसका ई हो गया, अभिलंब हो गया। इस लेजर को इधर सटाएंगे ना, इधर सटाएंगे तो ई भी इधर सट जाएगा। मेरे पास है नहीं जो हम आपको करके दिखाएं। यहाँ पे लेजर इसको सटाएंगे ना तो ये जो जा रहा
परावर्तित किरण है ये क्या, ये भी ऐसे हो जाएगा, इसको इधर करेंगे ना तो ये भी इधर चल जाएगा, मतलब 0 डिग्री एंगल यहाँ से जोड़ा जा रहा है। ये हमारा मेन सरफेस एरिया है और यहीं से एंगल हमारा जोड़ा जा रहा है। जितना बढ़ेंगे कोण बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो एंगल का घट जाएगा। इसी प्रकार जब इधर बढ़ेंगे तो ये भी किरणें इधर चल जाएगी, अगर हम किरणें को उधर ले जाएंगे तो ये क्या इधर आ जाएगी। तो हम एंगल कहाँ से गिनती कर रहे हैं, हम एंगल यहाँ से, यानी कि ये हमारा 0 डिग्री है, यहाँ से गिनती कर रहे हैं। यहाँ से बढ़े 50 पे आया तो ये इसका परावर्तित किरण भी 50 पे चला गया। तो यहीं से हमको पता चल गया है कि जब भाई अभिलंब पे आएगा और अभिलंब से ही लौट जाएगा, तो ना तो इधर आया ना तो इधर गया, इधर आएगा तब ना उधर जाएगा। तो जब आया ही नहीं तो एंगल कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। तो कहने मतलब कि किरणें आ रही है और जा रही है, तो यहाँ पे कोण भी बन रहा, आपतन कोण परावर्तन कोण 0 डिग्री बनेगा, लेकिन एंगल तो बनेगा। इसलिए बोला गया है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जब उसी पथ पर वापस लौट जाती है, इसके परावर्तन कोण 0 डिग्री का होता है। अगर सवाल पूछ लिया जाए यदि अभिलंब से डाला हुआ प्रकाश है ना, क्या बोला गया, समतल अगर समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश पड़े तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा। कमेंट करो सारे बच्चे, कमेंट करो कि अगर समतल दर्पण पर डाला गया प्रकाश लंबवत रहेगा तो जो अपवर्तन को परावर्तन जो कोण होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो बोलेगा 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री नहीं कर दे कि नहीं खड़े हैं लंबा है मार देगा 90 डिग्री और आपसे वो गलती हो जाएगा, तो बोलना है 0 डिग्री होगा। समझ में आ गई ये बातें। चलिए अगला है प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। सिंपल सी बात, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब के मतलब होता है इमेज, फोटो, जो हम फोटो देखते हैं कैमरा या आईना में, है ना, वही हमारा प्रतिबिंब है। कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि कोई एक बिंदु है, जैसे यहाँ देखिए एक पेड़ है, पेड़ से प्रकाश, पेड़ से तो नहीं निकला, मतलब प्रकाश टकरा रहा, यहाँ पे आयनन दिखा के इसका लाइट यहाँ पे पड़ रहा, तभी तो ये इधर की फोटो बन रहा। यानी कि जो किरणें इस पे आ रही, इसका छाया यहाँ पे बन रहा है, इसका लाइट यहाँ पड़ने के बाद इधर मतलब हमको दिखा रहा कि छाया तो बनेगा आईना में ही, फोटो बनेगा आईना में, लेकिन हम फोटो में आईना कैसे दिखा रहे हैं, यहाँ पे फोटो यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब ये आईना में ही फोटो बन रहा है। तो कहते मतलब कोई वस्तु से प्रकाश निकला और निकलने के बाद दर्पण से जब टकरा के वापस लौट रहा, तो जिस बिंदु पे देखो मिल रहा ना, या मिलते हुए मालूम पड़ रहा कि यहाँ पे मिलता होगा, मालूम चल रहा, तो इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। और ये दो तरह होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब, चलो ये बातें समझ में आ गया। तो हमारे पास दो प्रतिबिंब है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब कब होगा, जब रियल में मिलेगा, कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलेगा, दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद जब वापस होगा तो वास्तव रूप में अगर मिलेगा तब होगा वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे देखिए टकराया वापस हुआ, लेकिन मिल रहा, एक्चुअली में मिल नहीं रहा, हम कल्पना करें कि यहाँ पे मिलता होगा, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दर्शाए, है ना। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या अंतर है, तो आप बता सकते। देखिए ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है ना। तो देखिए अंतर क्या हो जाएगा, पहला तो आपका अंतर ये होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये क्या होगा, यह होगा हमेशा, यह उल्टा होगा, या फोटो कैसा होगा, उल्टा होता है, और यह कैसा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, यह क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसको, है ना, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। समझ में आया।
और क्या हो सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन भी चाहे तो दे सकते हैं। दो अंतर पूछता है, दो अंतर। एक और लिख दें कि इसे ये वास्तव रूप में मिलती है ना, ये वास्तव रूप में मिलती है। और ये क्या करेंगे, यह मिलती हुई मालूम पड़ती है, यानी कि प्रतीत होती है। लग रहा कि मिल रहा है लेकिन मिलता नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देख काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हो रहा, तो आपसे इन्हें पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आपसे पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा कि सीधा, तो बोलेगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, तो बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक को नहीं उतार सकते हैं। ये आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ गया कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो रियल में मिलेगा, इसको रियल लाइन से दर्शाया जाएगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है। एक अंतर यहाँ भी लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को, है ना, रियल लाइन से दर्शाया जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉटेड लाइन से दर्शाया जा रहा, मतलब डॉट है, मतलब प्रतीत हो रहा। चलिए अब यहाँ पे ये बात समझ में आ गया। अब हमारे पास एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर है, आपके लिए मैंने यहाँ पे रेडी किया सवाल को। सवाल यहाँ पे क्या है, देखिए दिख रहा। चलिए सवाल ये बोल रहा, नीचे बना सवाल बोल रहा, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए, है ना। अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण। ओके, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। ओके देखिए, प्रतिबिंब अवतल दर्पण समझ में आ रहा, सॉरी अवतल नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, समतल होना चाहिए, सुधार लीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे समतल, अवतल नहीं, समतल होगा, ठीक है, गलती लिखा हुआ है। समतल दर्पण, दर्पण शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। तो समतल दर्पण में क्या खासियत है, क्या गुण है, क्या उसका फीचर क्या है, गुण क्या है, क्वालिटी क्या है, मेयार क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बोलता है कि समतल दर्पण होता है, इसे प्रतिबिंब क्या बनता है, पीछे बनता है। प्रतिबिंब हमेशा फोटो पीछे बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। समतल दर्पण क्या होता है, घर का आईना। समतल दर्पण मतलब क्या है, घर का जो आईना लगा होता है, घर में आईना, हाँ घर का आईना देखे है ना, आईना, आईना मतलब ही दर्पण ही होता है, मिरर। अब समतल दर्पण क्या होगा कि समतल दर्पण में फोटो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। जितना बड़ा हम है उतना ही बड़ा फोटो बनेगा दर्पण में। कौन दर्पण में, समतल दर्पण में। और फोटो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, मतलब काल्पनिक बनेगा। समतल दर्पण में फोटो रियल नहीं बनेगा। आपको क्या लगता है कि आप रियल दिखते हो उसमें हाँ रियल नहीं, वो है आभासी है ना, वो क्या है, आभासी है। और आभासी होगा तो वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा, मतलब समझे ना। हमारा मुंडी, जैसे हम सर ऊपर है तो दर्पण में भी सर ऊपर दिखेगा, पैर नीचे तो दर्पण में भी पैर नीचे दिखेगा, समझ में आया। तो दर्पण में फोटो आभासी बनता है। अभी आपने पढ़ा जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो उल्टा होगा कि सीधा होगा। अभी आपने पढ़ा कि जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो फोटो क्या बनता है, देखिए सीधा बनता है। तो इससे एक पॉइंट हमको निकल के आया कि सीधा बनता है। बोलते प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक क्या होता है भाई, पार्श्विक के मतलब हुआ दर्पण के सामने जाइए, अपने घर में आईना के सामने जाइए और दायां हाथ उठाइए जय हिंद, तो बोलेगा ई हाथ उठेगा, है ना, जय हिंद, तो ई हाथ उठ जाएगा जय हिंद में। लगेगा कि आईना में जो फोटो इधर वाला हाथ उठा रहा, इधर बोलेगा जय हिंद, तो वो आईना वाला आदमी इधर वाला हाथ उठा देगा। अभी तो ठीक ठाक, हम रियल में जो आपको, जो अभी आप देख रहे हैं वीडियो, वो कौन सा हाथ दिख रहा है आपको, दायां हाथ दिख रहा है ना, ये कैमरा है, ये दर्पण नहीं है। ये मैं दायां हाथ उठा रहा हूँ और आपको भी दायां हाथ भी मेरा दिख रहा। लेकिन आईना में जाइएगा, आप दायां हाथ उठाइएगा जय हिंद बोलिएगा ना, तो बायां हाथ लगेगा, फोटो जो बन रहा है आईना में वो बायां हाथ उठा रहा। इसी को बोलते पार्श्विक रूप से उल्टा, समझे। दायां कान पकड़ेगा तो लगेगा बायां कान पकड़ रहा है, इसी को बोलते पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। और यहाँ पे उल्टा सीधा का मतलब क्या हुआ, वस्तु की अपेक्षा हमारा सर ऊपर है तो आईना में भी सर ऊपर रहेगा, पैर नीचे है तो आईना में पैर भी नीचे रहेगा। फिर बोलता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण से आगे रहता है। दर्पण से जितना आगे रहेंगे प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ओके,
प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। मतलब जैसे मानो ये बोर्ड हमारा दर्पण, सपोज दैट हम यहाँ से एक हाथ दूरी पे हैं, तो इसके अंदर जो फोटो बनेगा वो भी एक हाथ दूरी पे बनेगा। समझ में आई? सवाल बनेगा किस दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है, तो बोलेगा समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है? समतल दर्पण में, आगे पढ़ेंगे उसे बनता है। और प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से दुगनी होती। इसका मतलब क्या हुआ? ये दर्पण है सपोज दैट, और हम स्पीड से आए ऐसे, अभी तो करीब है ना, देखिए हम इतना दूर आ जाते हैं, हम स्पीड से चल के आए ऐसे, तो दर्पण में जो फोटो है ना वो हमसे दुगनी स्पीड चल के आया। अगर हम यहाँ पे 5 की स्पीड में आ रहे हैं तो दर्पण में जो फोटो वो 10 की स्पीड में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब की चाल जो दर्पण में जो दर्पण में जो फोटो बन रहा, प्रतिबिंब जो बन रहा, उसकी चाल और जो वस्तु है उस चाल की दुगनी होती है। किसमें? समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में क्या विशेषता समझ में आ गया? समतल दर्पण हमें हमेशा सीधा बनेगा, फोटो वस्तु के बराबर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा, पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। इसमें फोटो वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होगा, और प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल की दुगनी होती है। इतना दे दिए, एग्जाम में पूछेगा कि समतल दर्पण की 2 विशेषताएं बताइए, कोई भी लिख दीजिएगा 2 ठो। 3 विशेषताएं बताइए, 3 को लिख लीजिएगा। अगर 5 नंबर में आएगा तो लिख दीजिएगा 5-6 को, नंबर मिल जाएगा 5 नंबर। चलिए यही देखिए आप समतल दर्पण है। देखिए कैसे रील्स बनाने के लिए रेडी है ये। देखिए पूरा सज धज गई है, लेकिन देखो इसका इधर बाल तो दिख रहा दाएं साइड में ना, देखिए तो इसका, और यहाँ देखो आईना में इसका बाएं लग रहा है, दाएं तो उधर उस इस साइड लग रहा। आईना में देखो भाई, आईना में देख रहे हैं, ये हाथ इसका क्या है? हाँ इधर देखो, ये हाथ उल्टा दिख रहा ना, ये हाथ जो अब दिखा रहा है ये वाला ऐसे मोड़ा हुआ है। ओके हाथ पता नहीं चला। ये देखो इसका, देखो हेयर देखो, ये वाला पॉइंट देखो किधर है, इस साइड में है, लेकिन आईना में देखिए, आईना लग रहा है, फोटो में देखिए लग रहा है बाएं साइड में है ना। ये समतल दर्पण कमाल है। फिर देखिए, अरे बाबू साहब देखो हाथ उठा लिया, प्रेजेंट सर, देखो हाथ उठा लिया, दाएं हाथ उठाया, और फोटो देखिए इसमें, इसका तो दाएं हाथ नीचे गिरा हुआ, इसमें तो लग रहा बाएं हाथ उठा रहा। तो ये इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा बोलते हैं। और क्या है ये समझो, अगर आपके घर में आईना है तो इतना बड़ा आर लेके जाओ तो दिखेगा, देखो आर लिखा हुआ ऐसे, और दर्पण में दिखेगा ऐसे, है ना। समझ में आया? हाँ ये समझिए कि हम जो आर देख रहे हैं तो दर्पण में ऐसे दिखेगा। ओके इसी वजह से एम्बुलेंस में कैसे लिखा होता है? इधर से लिखा होता है, AMBULANCE, ऐसे लिखा होता ना, ऐसे लिखा होता है एम्बुलेंस। और आप जब आप एम्बुलेंस में ऐसे लिखा रहता है एम्बुलेंस, ओके और तो उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन जो गाड़ी चलाएगा साइड वाला गाड़ी, आगे वाला गाड़ी, उसको पूरा सीधा दिखेगा, तो उसमें सीधा दिखता है इसीलिए। तो पार्श्विक रूप से उल्टा समझ में आ गया कि दर्पण में पार्श्विक रूप से उल्टा कैसे होता है। चलिए अब आपको समतल दर्पण समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब आते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, आप सवाल ही बताएंगे, कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, बोलते हैं कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यानी कि जो गोलीय दर्पण होगा ना, तो जो परावर्तक सतह होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये दर्पण है, गोलीय दर्पण ही है। तो देखिए ये जो ऐसे ऐसे किया हुआ ना, ये कलर किया हुआ है, और जो इधर जो भाग है चिकना भाग है, यही है परावर्तक सतह, यही से प्रकाश टकरा कर वापस लौटेगी। और एक साइड देखिए अंदर धसा हुआ है, बाहर उठा हुआ है, तो बाहर है चिकना, तो बाहर परावर्तक सतह होगा। तो कहते हैं कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहेंगे जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोला समझते हैं ना, गोला स्फेयर, इसको बोला गया स्फेरिक मिरर बोला गया है, इसको स्फेरिक मिरर। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहेंगे जिसकी परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक सतह किसी खोखले गोला का एक भाग होता है। और ये 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सवाल बनेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होते हैं, तो बोलेगा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अवतल दर्पण को ही बोला जाता है अभिसारी दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में खूबी है। क्या खूबी है? प्रकाश को इकट्ठा कर देना। अभी इसका यूज पढ़ेंगे, इसी वजह से इसका इस्तेमाल भी अलग अलग जगह होता है।
और उत्तल दर्पण में क्या खूबी है, प्रकाश को फैला देना, इसको बोला गया अपसारी दर्पण। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कलर हाईलाइट किया है। सवाल पूछता है इनमें से किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, अवतल दर्पण को ही बोलेंगे अभिसारी और उत्तल दर्पण को बोलेंगे अपसारी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक डायग्राम, ये क्या है, किसी खोखले गोले का एक भाग है ना, देखिए ये पीछे एक साइड कलर किया हुआ है, देखिए ध्यान से पहचान लीजिए अवतल दर्पण। हालांकि पढ़ने वाले अभी हम अच्छे से रहे, अवतल दर्पण जब होगा ना तो जो उठा हुआ, जो देखो जो उठा हुआ भाग है ना वो कलर किया, देखिए ये जो ऐसे ऐसे है ना वो कलर किया हुआ, समझो तो उठा हुआ भाग कलर किया हुआ है, और जो धसा हुआ भाग है ये है परावर्तक सतह, लाइट यहीं से टकरा कर वापस होगी, है ना। और यहाँ देखिए समतल, ये है उत्तल दर्पण, तो इसका धसा हुआ भाग देखो कलर है ना, तो यहाँ से लाइट पड़ेगा तो कुछ दिखेगा, कुछ कलर में कहां से दिखेगा, तो इसका लाइट भी किरणें इधर से जाएगी, है ना, ये गलत है यहाँ पे दिखा रहा, किरणें यहाँ जाएगी टकरा के वापस लौटेगी। तो अवतल दर्पण में उभरा हुआ भाग कलर होता है और जो धसा हुआ भाग है वो ठीक रहता है, प्लेन रहता है। और उत्तल दर्पण में धसा हुआ भाग कलर होता है और जो उठा हुआ भाग है वो रहता है क्या, परावर्तक सतह रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में क्या क्या है पॉइंट, इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बात समझ पाएंगे। देखिए ये है गोलीय दर्पण, इसको थोड़ा और बड़ा कर दे क्या, थोड़ा सा, चलिए गोलीय दर्पण देखिए। गोलीय दर्पण में जो एक लाइन खींचा हुआ है ना, ये लाइन बीचों बीच, दर्पण के बीचों बीच से लाइन खींचा हुआ है। अच्छा ये क्या बोलते हैं, दर्पण के जो दर्पण, देखो एक दर्पण इधर है, अब बता सकते हैं आप मुझे कि ये जो दर्पण है कौन सा दर्पण है, इस साइड जो दर्पण दिख रहा है वो कौन सा दर्पण है, तो बोलेगा सर ये उत्तल है, क्योंकि उठा हुआ भाग कलर किया हुआ है ना, सॉरी उल्टा बोल रहा, ये अवतल होगा ना, हाँ अवतल है, उल्टा लिखा वहां पे, अरे क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। देखिए अवतल कैसे होगा, उठा हुआ भाग देखो कलर किया हुआ है और धसा हुआ भाग परावर्तक सतह है। अरे उत्तल कैसे होगा, इसका धसा हुआ भाग देखो कलर किया हुआ है और उठा हुआ भाग जो है परावर्तक सतह है। तो दर्पण के बीच बीच में, दर्पण के जो बीचों बीच देख रहे हैं यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है ना, ये होगा उत्तल, ये होगा अवतल। ये दर्पण है, दर्पण के बीचों बीच में क्या है, ये पोल है, ध्रुव है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है, इसका इस गोलीय दर्पण को बीच पॉइंट का यहाँ है, एक यहाँ है, इसको बोलेंगे ध्रुव यानी कि पोल, पी से इंडिकेट करेंगे। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसको गोले का केंद्र, यानी कि देखो गोला है ना, ये जिस गोले से निकला गोलीय दर्पण उस गोले का जो केंद्र होगा ये क्या है, केंद्र है, और इसी को केंद्र को बोलेंगे वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, सिंपल सी बात है, जिस गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का जो त्रिज्या है, यहां से यहाँ क्या है, त्रिज्या है, इसको बोलेगा वक्रता त्रिज्या। ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या है, ये भी R4 रेडियस है ना, सब यहाँ पे क्या दिख रहा, त्रिज्या दिख रहा। चलिए और क्या है, एक और बात यहाँ पे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। देखिए क्या होता है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा है इसे क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे। मतलब ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी आने वाला टाइम में, आने वाला क्वेश्चन में, आने वाला पॉइंट में हमको ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं प्रधान अक्ष को हमको जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की संबंध में क्या है कि F बराबर R/2। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको तो सिद्ध करेंगे बाद में, F बराबर R/2। देखिए समझिए ये है क्या, एक दर्पण बना लिया मैंने, ये अवतल दर्पण बना लेता हूँ मैं, ठीक है ना, ये क्या एक अवतल दर्पण है क्योंकि गोलीय दर्पण का ही भाग है। अब अवतल दर्पण में देखिए ध्यान से क्या देखना होगा, ये क्या है बताओ, इसको क्या बोलते हैं, ये P और यहाँ पे मानते C है, तो PC क्या है, सरल जो रेखा उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, इसके बीच में क्या एक फोकस है। तो समझिए ध्यान से, तब यहाँ पे ध्यान समझिए, देखिए ये जो P है ना, यहां से लेकर यहां तक इसको F बोला गया, फोकस बोला गया, यहां से यहां तक भी क्या बोला गया, F बोला गया, इसको F लिखते हैं। यहाँ थोड़ा डिस्टेंस आगे पीछे लग रहा होगा आपको, बट P से
मतलब P और C को आधा कर देंगे ना, देखो P और C को जस्ट आधा कर देंगे तो एक F इधर बन जाएगा, एक F इधर बन जाएगा। F मतलब फोकस, क्या बनेगा, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। और ये F क्या है, फोकस बिंदु, फोकस, ये फोकस बिंदु है। तो देखो ध्यान से, ये P से C क्या था बताओ, देखो P से C क्या था, त्रिज्या था ना, P से लेकर C तक क्या था, त्रिज्या था। तो यहां पर भी P से C क्या होगा, त्रिज्या होगा, यानी कि यहां से यहां तक जो दूरी वो क्या है, R है। अब यहां पे देखिए, जो अवतल दर्पण बोले या उत्तल दर्पण बोले या गोलीय दर्पण बोले, तो गोलीय दर्पण में क्या होता है, जो R है ना, देखिए तो R यहाँ पे, यहां से यहां तक R है, और इसी R को आधा किए दो भाग में, F और F में बढ़ गया तो 2F हो जाएगा। तो R बराबर 2F फॉर्मूला होता है। तो बोलेंगे गोलीय दर्पण में जो त्रिज्या होता है, R मतलब जो त्रिज्या होता है फोकस का, कितना होता है, दुगुना, देखिए दोगुना है। इसी को अगर हम आगे चेंज करने F कर दें तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। तो बोल सकते हैं गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वो त्रिज्या का क्या होगा, आधा होगा। सवाल पूछा है तो इस पे गौर कीजिएगा, सवाल कैसे पूछ रहा है। ये दोनों में से कोई सवाल पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ में आया। मान ले मेरे पास 10 रुपया है और आपके पास 20 रुपया है, तो हम आपसे आधा है और आप मुझसे दुगना है, तो सवाल उलट सकता है। अब इसको सिद्ध करने का नियम हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, 20-25 मिनट का वीडियो होगा, हम अलग से बताएंगे। फिलहाल इस फॉर्मूला को जान लीजिए कि इन दोनों में रिलेशन है, दोनों एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अब हमको समझ में आ गया भाई कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार आपने समझ में आ गया कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक क्या होता है, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब देखिए डेफिनेशन भी देख लीजिए एक बार फिर से कि उस गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ, देखिए इससे लाइट टकरा के वापस होगा, जो चिकना सतह है वो क्या है, धंसा हुआ होगा, और जो उठा हुआ है ना वो उभरा हुआ है, वो कलर क्या, वो उभरा हुआ भाग रंगा हुआ हो, तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्लियर, समझ में आ गया किसको बोलेंगे अवतल दर्पण। जिस सतह से कोई भी एक वस्तु रहेगा ना तो उसका कम से कम दो सतह तो रहेगा जरूर। जैसे दर्पण का दो सतह, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो एक सतह चिकना है और जो चिकना है उसी से प्रकाश जाएगा, उसको बोला गया परावर्तक सतह, और एक सतह जो है कलर किया हुआ है। तो बोलेंगे जिस गोलीय दर्पण का धंसा हुआ भाग, ये धंसा हुआ है परावर्तक हो और उभरा हुआ भाग कलर क्या हो, उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। जैसे एक फोटो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये इसका जो है ना ये भाग धंसा हुआ है, आपको दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे इसका कोर दिख रहा है, कोर का ये धंसा हुआ है, ये अवतल दर्पण। अब पहले हम अवतल दर्पण का उपयोग समझ लेंगे, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लेंगे, तब हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। अब अवतल दर्पण में जो खूबी है इसी की वजह से उसका उपयोग भी है। खूबी क्या है, पहले तो पढ़े कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। आप सब लोग पढ़े ना कि अवतल दर्पण को कौन से दर्पण कहते हैं, बोलिए कमेंट में। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण मतलब अवतल दर्पण में अंदर खूबी है कि प्रकाश को इकट्ठा करना। अब इसी वजह से देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात इसमें ये कि इसमें फोटो बड़ा बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में फोटो बड़ा बड़ा बनता है, तो इस दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसको दाढ़ी बनाने वाला दर्पण भी कहते हैं। सवाल बहुत बार पूछा, किस दर्पण को दाढ़ी बनाने वाला दर्पण कहते हैं। अभी दिखाते हैं आपको दाढ़ी कैसे बनाया जाता है ना, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है, जो सैलून वगैरह में जो लगा होता है ना, वो बड़ा सा वो फेस के सामने नहीं, जो ऐसे करके देखते हैं अलग से दिखता है ना, ये तो हो सकता है लगा भी सकता है उसमें, लेकिन उसमें अक्सर वैसा नहीं लगाता है। तो छोटा सा आईना होता है जो दिखता है कि छोटा छोटा अगर छूट गया ना तो बड़ा बड़ा दिखेगा उसमें, तो बना लेगा दाढ़ी। इसको हजामती दर्पण भी कहता है। हजामती मतलब हजामत करना, बनाना।
और क्या है, इसका उपयोग टॉर्च में, वाहन के हेडलाइट में, सर्च लाइट में किया आता है। किसमें किसमें? टॉर्च में किया आता है। काहे? वाहन के हेडलाइट में। काहे किया था वाहन के हेडलाइट में? सर्च लाइट में। क्यों किया आता है? क्योंकि ये प्रकाश को एक जगह क्या करता है? इकट्ठा करता है। जैसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये क्या है? टॉर्च है। इससे प्रकाश निकलेगा, एक जगह जाके जमा हो जाएगा। ये गाड़ी का हेडलाइट है, निकलेगा एक जगह जमा हो जाएगा। ये सर्च लाइट है, प्रकाश निकलेगा एक जगह जमा हो जाएगा। ये जो धंसा हुआ भाग देख रहे हैं ना, धंसा हुआ जो भाग देख रहे हैं, ये जो है यही है। ऊपर तो कांच लगा हो ना, ऊपर तो कांच की प्लेट है, लेकिन जो धंसा हुआ भाग है ना, ये वाला, यही है अवतल दर्पण। और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब से लाइट निकलता है और प्रकाश एक जगह इकट्ठा हो जाता है। आपने देखा होगा, आपके घर में होगा कोई लाइट वगैरह, देखिए जलाइए, बोले बाबू यहाँ पे फोकस करो, यहाँ फोकस करो, जहाँ पे फोकस कीजिएगा लाइट वहीं पे जाएगा, है ना। तो इसका काम क्या है? लाइट को इकट्ठा करना। जी देखिए बाबू साहब दाढ़ी बना रहे हैं, देखिए दर्पण में, तो इसमें एक्चुअली है कौन दर्पण? ऐसे तो घर में तो अक्सर समतली दर्पण होता है, लेकिन अवतल दर्पण से दाढ़ी बनाना बहुत आसान होता है। छोटा छोटा दाढ़ी अगर कहीं बच गया होगा तो क्लीन हो जाता है। और क्या बात है, डॉक्टर के पास भी दर्पण रहता है भाई। नाक में, कान में, गले में, दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गया, दाना हो गया नाक के अंदर, डॉक्टर कैसे देखेगा? ऐसे करके तो नहीं देखेगा, है ना। दांत के अंदर दाना छोटा सा, या कुछ जख्म है, या गला के अंदर है, या कान में है, तो डॉक्टर कैसे देखेगा? छोटा सा तो देखेगा नहीं, अंधेरा भी है, तो डॉक्टर क्या करेगा? दर्पण लगाएगा। कैसा दर्पण लगाएगा? देखिए डॉक्टर के पास रहेगा, देखिए 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 यहाँ पे, ये देखिए दर्पण, दांत देखिए, ये दर्पण लगाया और दांत देखिए, उसको बड़ा बड़ा दांत दिख रहा है। ये कौन ऊपर वाला दांत दिख रहा है इसको? अच्छा ये कौन सा दांत दिख रहा है? नीचे लगे ऊपर भाई, नीचे वाला दांत तो इधर है, आईना है ना, तो पीछे वाला भाग तो कलर क्या रहेगा? इसका ऊपर वाला दांत का भाग इसमें दिख रहा है। अब देखिए आदमी कितना मुंह पीछे करे ऐसे करके, अंदर का देखना है तो कैसे करेगा? तो दर्पण में दिखेगा तो बड़ा बड़ा दिखेगा, तो आराम से कुछ प्रॉब्लम हो तो देख पाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर, इसी तरह से डॉक्टर कान नाक में भी ऐसे ही दिखता है जी। तो डॉक्टर हो गया कान में, नाक में कुछ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, जांच करने के लिए इसका उपयोग सौर कुकर में करते, खाना बनाने के लिए। सौर कुकर क्या है भाई? खाना बनाने। देखिए ये है सौर कुकर, देख रहे ना, कुकर ही है, बस इसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं है कि हमको पेट्रोल लगेगा, गैस लगेगा, नहीं। ये कुकर है, ये अक्सर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे एकदम पहाड़ी एरिया है, जंगल वगैरह नहीं है, जलावन की अवस्था नहीं है, ईंधन नहीं है, लकड़ी नहीं है, तब क्या करेगा? खाना कैसे बनाएगा, खाएगा कैसे, रहेगा कैसे? तब इस्तेमाल करेगा कौन सा? सौर कुकर। ये पूरा ब्लैक, अंदर में पूरा ब्लैक ब्लैक कलर किया रहता है। एक शीशा देखो ढका हुआ है, एक शीशा उठा हुआ है, तो यहाँ से प्रकाश टकरा के यहाँ पे आएगा। देखो ये कौन सा दर्पण है? पीछे कलर किया हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है क्या पीछे वाला भाग दिख रहा? नहीं, ये जो आपको दिख रहा है अंदर वाला भाग दिख रहा है ना, इसमें ये वाला पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये है अवतल दर्पण। यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश इकट्ठा होकर यहाँ पे पड़ जाएगा, प्रकाश पड़ेगा, सब प्रकाश इकट्ठा होगा, यहाँ पे आ जाएगा, एक जगह आके जमा हो जाएगा प्रकाश एक जगह। अब जब जमा होगा तो इसके अंदर जो रखा हुआ है चावल दाल धो धा के गरम से बनना शुरू हो जाएगा, पक जाएगा, खाना बन जाएगा। तो इस तरह से सौर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने में। और क्या होता है? और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? सौर भट्टी भी होता है। सौर भट्टी क्या होता है देख लीजिए, ये देखिए सौर भट्टी है ना, ये है हमारा, चलो ये तो गाड़ी के हेडलाइट है ना, देखो सौर भट्टी क्या है, देखिए दिख रहा आपको? देखो भाई सौर भट्टी, इसको ना गाड़ी के हेडलाइट को हम करते साइड, इसको साइड करो, इसको लगा दो ना। चलिए देखिए सौर भट्टी क्या है, देख रहे हैं कितना खतरनाक सौर भट्टी है। देखिए पूरा बिल्डिंग में लगा दिया है दर्पण में, है ना जी, दर्पण देखिए पूरा बिल्डिंग में दर्पण लगा हुआ, देखिए घास उस दिख रहा है, बिल्डिंग में घास दिख रहा है, पूरा बिल्डिंग में लगा हुआ आईना। और कौन सा आईना है? ये है अवतल दर्पण है। क्यों लगाया है? क्योंकि प्रकाश यहाँ से इकट्ठा होगा और यहाँ पे बना हुआ इसका एनर्जी बॉक्स यहाँ बना हुआ, पूरा प्रकाश को इकट्ठा कर लेगा, प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगा? इकट्ठा कर लेगा, और उस ऊर्जा को इस्तेमाल करेगा किसी और काम में, है ना, उस प्रकाश ऊर्जा को किसी और काम में इस्तेमाल करेगा। सोलर लाइट क्या होता है?
सनलाइट से जमा होता है, बैटरी चार्ज होता है। इसी प्रकार यहाँ भी काम होता होगा, है ना, जो इकट्ठा करेगा लाइट को, यहाँ पे पूरा प्रकाश आएगा और उसे बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकता है एनर्जी के रूप में। तो सौर भट्टी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन में, लघु उत्तर प्रश्न में, कि अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। तो बता दीजिएगा आराम से, है ना, दाढ़ी बनाने में, गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च में, सर्च लाइट में, नाक कान आंख रोगी को देखने में डॉक्टर लोग करते हैं, सौर भट्टी में, सौर कुकर में, इतना उपयोग है, लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये सब उपयोग मैंने बता दिया, ये सारी बातें मैंने बता। इसमें सब क्या होता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, ये भी अवतल दर्पण है। अब है गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख। किरण आरेख कैसे बनता है वो समझ लीजिए, है ना। देखिए 4 पार्ट में पढ़ेंगे इसको, किरण आरेख 4 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट ये है कि अगर दर्पण है, हम अवतल दर्पण को बनाते हैं, अगर कोई दर्पण है, अब प्रकाश किरणें जाएगी, अगर कोई दर्पण है और दर्पण से प्रकाश टकराएगी, दर्पण से प्रकाश टकराएगी ऐसे, ये क्या है, ये तो है प्रधान अक्ष है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ये क्या है भाई, फोकस है ना। तो बोलता ये है, पहला नियम ये बोलता है कि अगर कोई अवतल दर्पण है, सुनिए ध्यान से, अगर ये आप सीख लीजिएगा ना, तो फिर आपको जो झोल झाल लगता है, देखिए कितना झोल है, ये सब आसान हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा। ये मैं बताने वाला हूँ, पहले समझ लीजिए, ये समझिएगा, वो सब आसान हो जाएगा। तो कोई भी अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण, उससे मतलब नहीं है, ये तो हमारा रहना जरूरी है प्रधान अक्ष। अगर किरणें प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, अगर कोई वस्तु से किरणें निकला और किधर गया, प्रधान अक्ष के समांतर गया, तो टकराएगा जब दर्पण से, तो फोकस से लौटेगा। कहां से लौटेगा, फोकस से, हमेशा फोकस से लौटेगा। अगर नीचे जाएगा तो ऐसे जाएगा। देखो अब कलर में चेंज कर बनाता हूं, अगर किरणों को मैं भेज दूं इस तरह से, देखिए अगर नीचे में देखा, अगर किरणें ऐसे जा रही है ना, जा रही है, तो टकरा कहाँ जाएगी, फोकस से वापस हो जाएगी, टकरा के फोकस से वापस हो जाएगी। क्या समझ में आया, समझ में आया सर, कि किरणें अगर समांतर जाती, प्रधान अक्ष के समांतर किरणें जाएगी, तो टकराने के बाद हमेशा फोकस से जाएगी। यहाँ नीचे रहे चाहे ऊपर है, बात एक ही है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है इसी को उल्टा है। अगर एक दर्पण है ना, प्रधान अक्ष है, ये है ये फोकस, यह वक्रता केंद्र। अब देखिए उसका जस्ट उल्टा है कि अगर किरणें फोकस से जा रही है, किरणें कैसे जाएगी, अगर किरणें फोकस से, कोई वस्तु से निकला लाइट और फोकस से जा रहा, तो टकरा के समांतर चल जाएगी। क्या होगी, टकरा के समांतर वापस लौट जाएगी। तो एक दूसरे को उल्टा हो के नहीं, जब समांतर गया था तो फोकस से लौटा था, अब जब फोकस से जा रहा तो समांतर से लौटेगा। यहाँ भी यही काम है कि अगर आप यहाँ पे करें, अगर किरणें फोकस से जा रही है तो समांतर लौट जाएगी, है ना। फोकस, किरणें अगर फोकस से जा रही तो कैसे लौटेगी, समांतर लौटेगी। देखिए जा रही है तो कैसे लौटेगी, समांतर ऐसे लौट जाएगी। तो एक दूसरे का उल्टा हो गया ना, समांतर से जाएगा तो फोकस से लौटेगा, और फोकस से जाएगा तो समांतर से लौटेगा। तीसरा नियम क्या है कि अगर कोई अवतल दर्पण है, ये हमारा प्रधान अक्ष है, ये सी है, एफ है, और ये क्या, सी है। अब नियम बोलता चौथा कि अगर, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, एफ यहाँ पे डालते हैं, सी यहाँ पे, क्योंकि फिर दर्पण में छोटा बन गया ना। ये बोलता है कि अगर किरणें वक्रता केंद्र से जा रही है, किरणें कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है, तो टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाएगी। इधर से भी इधर जाएगी, किरणें जा रही है, टकरा के ऐसे वापस हो जाएगी। समझ में आया, मतलब वक्रता केंद्र से जाएगा तो टकरा के वक्रता केंद्र की तरफ से ही वापस हो जाएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, चौथा पॉइंट बोलता है कि अगर हमारा कोई अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण कुछ भी हो, ये ध्रुव है, ये फोकस, ये सी है, ये फोकस बिंदु है, ये सी है। अब बोलता, चौथा बोलता है अगर किरणें ध्रुव पे जाएगी तो ध्रुव से वापस हो जाएगी। प्रकाश का परावर्तन के नियम के अनुसार जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना एंगल यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना। उसी एंगल से क्या होगी, वापस लौट जाएगी, उस एंगल से वापस लौट जाएगी। ये चारों नियम को याद रखिएगा, आगे समझ में आएगा। अब देखिए अवतल दर्पण में 6
केस होता है, मतलब 6 ऐसा कंडीशन होता है जो वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो फोटो कहाँ बनेगा, इसका नियम के अनुसार। अब देखिए ध्यान से, ये है अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु। पहला है क्या, जब वस्तु, ये नंबर 1 है, जब वस्तु जो है P और F के बीच में हो। देखिए ये दर्पण है, बड़ा सा दिख रहा, ये P है, F है, यहाँ पे कोई वस्तु रख दिए, तो जब यहाँ पे वस्तु रखे हैं तो इसके सामने ये लाइट यहाँ जाएगा। अब देखिए ये जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये लाइन किसके समांतर है, ये प्रधान अक्ष के समांतर है कि नहीं, तो ये लाइट जाएगा, टकरा कहाँ से वापस लौटेगा, अभी बताया, जब प्रधान अक्ष के समांतर एक लाइट जाए तो टकरा के बाद कहाँ से लौटेगा, फोकस, देखिए फोकस से लौट रहा ना, फोकस से लौट जाएगा। और एक किरणें वक्रता केंद्र जाएगा, तो किरणें जब वक्रता केंद्र जाती है तो जाने बाद टकरा कर ऐसे ही लौट जाती, इधर ही जाएगी। तो ये किरणें कहाँ पर रखे, वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखें, तो हमारा फोटो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ये बनेगा, और ये काल्पनिक बनेगा। देखिए यहाँ पे लिखा दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए वस्तु इतना बड़ा था, कितना, इतना बड़ा बन गया। केवल एक कंडीशन याद रखिएगा, अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन है कि जब वस्तु को P और F के बीच रखेंगे तभी बनेगा काल्पनिक, और बाकी 5 कंडीशन में वास्तविक बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है क्या, जब वस्तु, दूसरा लिखते हैं यहाँ पे, जब वस्तु जो है F पर हो। अब देखिए अभी रखे तो यहाँ पर, अब यहाँ पे रख देंगे, P F के बीच रखे थे, अब F पे रखेंगे, तीसरा में F और C के बीच रखेंगे, चौथा में C पे रखेंगे, पांचवा में C और अनंत के बीच रखेंगे, और छठा में एकदम अनंत पे रख देंगे। ठीक है, चलिए, तो बोलता है जब वस्तु F पर हो तो कैसे बनेगा। देखिए वस्तु F पे रख दिए, तो वस्तु से जो किरणें जा रही टकरा के दर्पण में पड़ेगी, वस्तु से किरण निकल के यहाँ पे जाए, कोई वस्तु है, मतलब कोई लाइट निकल रहा, मोमबत्ती रख दिए तो मोमबत्ती से लाइट निकल रहा, किरणें जा रही यहाँ, तो टकरा क्या होगी। अब देखो ये क्या हमारा, ये प्रधान अक्ष है ना, और ये जो किरण क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर है, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, समांतर तो है, तो समांतर किरणें टकरा के फोकस से लौट जा रही है, लौट रही ना, समांतर जाएगी तो फोकस से लौट जाएगी, ये तो नियम बताए थे। फिर क्या है, अगर सी से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र तरफ ही वापस लौट जाएगा। देखिए जा रही किरणें और फिर वापस हो जा रही हैं, समझ में आया। अब फोटो कहाँ बनेगा, फोटो बनेगा अनंत पर, यहाँ पे एकदम एकदम कहीं मिलेगा जाके, ये लाइन कहीं कहीं जाके मिलेगा, इनफैक्ट मालूम नहीं कहाँ पे मिलेगा, लेकिन मिलेगा कहीं, अनंत पे मिलेगा। इसीलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बनेगा तभी काल्पनिक होगा, दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, तो इसको बोलेंगे वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा कंडीशन यहाँ पे समझिए, जब वस्तु को C और F के बीच रखेंगे, देखिए F और C के बीच, यहाँ पे है, हालांकि रखना है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे रख दिए, यहाँ पे हमारा वस्तु है, टकराया, और चूंकि ये समतल है, पैरेलल जा रहा, समांतर जा रहा, तो टकरा के फोकस से ही लौटेगा हमेशा। फोकस क्या हुआ, फोकस से वस्तु लौट रहा, किरणें लौट गया फोकस से, देखिए ठीक है, टकरा के किरणें फोकस से लौट रहा, और एक किरणें कहाँ जाएगी, सी से जाएगी, सी से तो पता है, सी से जाती है तो टकरा के सी तरफ ही लौट जाती है, और ये लौटेगा तो कहीं ना कहीं आके मिल जाएगा यहाँ पे आके, तो यहाँ पे बनेगा हमारा फोटो। देखिए ये ए है, बी है, और ए डैश और बी डैश है, तो देखिए ध्यान से, ये फोटो ए बी है, यहाँ पे ए नीचे और बी ऊपर हो गया, तो सीधा कि उल्टा है, दिख रहा है ऐसे उल्टा है, वस्तु से क्या है, छोटा कि बड़ा, बड़ा है, और कैसा है, दर्पण के सामने बन रहा कि पीछे बन रहा, सामने बन रहा ना, सामने बना मतलब वास्तविक बन रहा, और उल्टा बन रहा है। देखिए सी के पीछे बन रहा, सी के पीछे भी बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बोल सकते हैं, या सी के पीछे बोल सकते हैं। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बन रहा, वस्तु से बड़ा बन रहा, बहुत बड़ा नहीं बनेगा, बहुत बड़ा देखो यहाँ बनेगा, जब अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, वरना बड़ा खाली बोलिएगा। चौथा पॉइंट क्या है, जब वस्तु को सी तथा सी पर रखेंगे, देखिए अब वस्तु के यहाँ पे केंद्र पे रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा वस्तु है, किरणें जा रही है, तो किरणें जा रही कैसे, पैरेलल जा रही, टकरा के फोकस से लौट जाएगा ऐसे, और दूसरा किरण तो वक्रता केंद्र से जाता है ना, तो वक्रता केंद्र यहाँ, अब यहाँ से गुजरेंगे, यहाँ से गुजरेंगे,
किरणें यहाँ जाएगी, तो ये किरणें कैसे जा रही है? अब ये किरणें जा रही फोकस से। जब किरणें फोकस से जाएगी तो टकरा के समांतर हो जाएगी। बुझाया मेरी बात? देखो, जब पैरेलल गया तो फोकस से लौटा, और जब फोकस से गया तो समांतर लौट गया। ये भी नियम पढ़े थे। तो वस्तु का साइज बराबर बन गया। कहाँ बना? सी पर ही बन गया। जहां पे था पहले वस्तु, फोटो वहीं पर बन गया। और वास्तविक तो बनेगा क्योंकि आईना के सामने बन रहा, और वास्तविक जब होगा तो कहाँ होगा? उल्टा होगा। ओके, उसके बाद देखिए कैसे बन रहा? बराबर बन रहा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या 5वां पॉइंट है यहाँ पे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, है ना। जब वस्तु कहाँ पे है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। तो अनंत कहाँ पे है? हाँ, यहाँ सी है, और सी के बाद तो अनंत ही होगा। यहाँ पर है सी, यहाँ पे, यानी कि इसके बाद तो अनंत होगा। अब यहाँ से वस्तु है, वस्तु से प्रकाश निकला, पैरेलल गया, तो टकराने के बाद कहाँ से होगा? फोकस। देखिए हमेशा फोकस से लौट रहा। जो पैरेलल लाइन जा रहा तो टकराने के बाद फोकस से ही लौट रहा है। फिर क्या करेंगे? फिर दूसरा कंडीशन लाइट जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा। तो आपको मालूम है ना, जब वक्रता केंद्र से प्रकाश जाती है तो वक्रता केंद्र की तरफ ही लौट जाती है। अब फोटो कहाँ बन गया? फोटो यहाँ बन गया, एफ और सी के बीच, बहुत छोटा बन गया। बोलेंगे एफ और सी के बीच बना, वास्तविक तो बनेगा क्योंकि दर्पण के सामने है। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। और क्या है? छोटा बनेगा। देखिए वस्तु कितना बड़ा था, छोटा। बहुत छोटा नहीं बोलेंगे, छोटा बोलेंगे। और एक कंडीशन और है, छठा कंडीशन समझिए। अब वस्तु कहाँ पर रख देंगे? अनंत पे रख देंगे। देख रहे ना कैसे? पहले वस्तु यहाँ पे रखे थे, यहाँ पे रखे थे। जब वस्तु इधर कर रहे हैं तो फोटो इधर बनते जा रहा है ना। देखिए यहाँ, देखिए कंडीशन, वस्तु पहले यहाँ था तो फुल एकदम अंदर बन गया फोटो, है ना, एकदम मतलब एकदम पीछे बन गया। फोटो यहाँ रखे तो अनंत पे बन गया। वस्तु यहाँ पर रखे तो थोड़ा सा फोटो इधर घसक के आ रहा है ना। और वस्तु यहाँ पर रखे तो फोटो और इधर आ गया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ रखें तो फोटो और आईना के सामने जा रहा जल्दी से, तो छोटा बनेगा। अब फोटो रख देंगे कहाँ पे? अनंत पे रख देंगे। अनंत पे रख देंगे तो कहाँ बन जाएगा? सी और एफ, पी और सी के बीच बन जाएगा, फोकस बन जाएगा। जब फोकस पे रखे थे तो अनंत पे बना था, जब अनंत पे रखेंगे तो फोकस बनेगा। एक दूसरे का उल्टा है। देखिए किरणें आ रही है अनंत पे, वस्तु है पता नहीं कहाँ है, बांग्लादेश में कहाँ से वस्तु से किरणें आ रही है टकरा के। अब देखो ये किरणें जो आ रही है, ये क्या किरणें पैरेलल है? नहीं ना, समांतर किरणें तो नहीं है। जब पैरेलल नहीं है तो परावर्तन का नियम है कि जितना एंगल से आएगा उतने एंगल से लौट जाएगा। ये देखिए, ये जितना एंगल से आ रहा उतने एंगल से क्या होगा? लौट जा रहा। तो यहाँ पे मिल रहा ना, जहां पे मिलेगा वहीं पे तो फोटो बनेगा। प्रतिबिंब का तो यही रूल था कि जहां पर दो किरणें मिलती है फोटो वहीं पर बनता है। तो यहाँ फोटो बन रहा। अब कैसे, कहाँ पे बन रहा? फोकस पे बन रहा, उल्टा बन रहा, वास्तविक बन रहा, और बहुत छोटा बना। क्योंकि अनंत पे है तो क्या होगा? बहुत छोटा। अब ये जो पॉइंट मैं लिखा हूं, दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू। चलिए देखिए पॉइंट को समझिए ध्यान से। अभी तक हमने जो अवतल दर्पण पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? अवतल दर्पण में फोटो कैसा बन रहा था? अवतल दर्पण में वास्तविक भी बना था, काल्पनिक भी बना है। वास्तविक बना तो उल्टा बना, काल्पनिक बना तो सीधा बना, और एक कंडीशन में वस्तु के बराबर भी बना था, छोटा भी बना था, बड़ा भी बना था। यही बात मैंने लिखा कि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जैसे फोटो वास्तविक भी बन सकता है, काल्पनिक भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, छोटा बड़ा बराबर दर्पण के सामने बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। कहने का मतलब कि अवतल दर्पण ऑलराउंडर है ना, ऑलराउंडर है ना। अवतल दर्पण में हर तरह का फोटो बन सकता है, उल्टा, सीधा, बराबर, छोटा, बड़ा, वास्तविक, काल्पनिक, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे। समझ आया? तो अवतल दर्पण में हर तरह का प्रतिबिंब बन सकता है। लेकिन अभी पढ़े थे हम लोग समतल दर्पण में। समतल दर्पण में क्या हर तरह फोटो बना था? नहीं, समतल दर्पण में केवल काल्पनिक बना था, और काल्पनिक देने की सीधा बनेगा। सवाल पूछे केवल काल्पनिक किसे बनता है, तो बोलेगा समतल। हालांकि अभी उत्तल भी आने वाला है तो उत्तल ही बोल सकते हैं। ओके, अगर पूछा जाएगा समतल दर्पण में फोटो कैसा कैसा बन सकता है, तो बोलेगा सभी तरह का, उल्टा, छोटा, उल्टा, सीधा, छोटा, बड़ा, वास्तविक, काल्पनिक, A to Z।
तो मेरे ख्याल से आपको समतल दर्पण आपको अच्छे तरीके से समझ में आ, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण समझ में आ गया है ना। अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। देखिए सेम है कि इसका जो है परावर्तक सतह क्या होगा, देखिए परावर्तक सतह जो चिकना है ये है कलर, ये है क्या परावर्तक सतह जो है वो उभरा हुआ है, और जो धसा हुआ भाग है वो क्या है रंगा हुआ है। तो ऐसा रहेगा तो क्या होगा, और उत्तल दर्पण इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। जैसे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है गाड़ी के सड़क के मोड़ पे लगा हुआ है, चौराहा पे लगा हुआ है कि इधर से गाड़ी लेके जा रहे हैं तो उधर का आपको गाड़ी दिख जाएगा, एक्सीडेंट होने का खतरा कम। बड़े बड़े सड़कों में जो हाईवे वगैरह होता है जहाँ पे मोड़दार रोड होता है वहां पे बड़ा सा आईना लगा होता है, और कौन आईना है वो उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसमें क्या होता है छोटा सा आईना रहेगा लेकिन बड़ा सा फोटो दिखाएगा। मतलब अगर इतना बड़ा आईना है तो पूरा एरिया को कवर करेगा, तब ना गाड़ी पूरा फुल दिख पाएगा। तो अगर माने ऐसे जा रहे हैं गाड़ी लेके, इधर टर्निंग है तो हमको कैसे पता चलेगा, तो एक्सीडेंट ना हो ना, इसीलिए हमको आईना में दिख जाएगा अच्छा उधर से कोई गाड़ी आ रही है, हम स्लो हो जाएंगे, धीरे हो जाएंगे, तब हम आगे ब्रेक लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो ये उत्तल दर्पण का कमाल है ऐसा। चलिए अब उत्तल दर्पण जो फोटो, इसका उपयोग पहले जानते हैं, इसका उपयोग कैसे कैसे होता है। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी की अपसारी। कमेंट करें सब बच्चे कि उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण बोलेंगे, क्या उत्तल दर्पण को अभिसारी बोलेंगे या अपसारी बोलेंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। किस दर्पण को उत्तल दर्पण को किस दर्पण कहते हैं, कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी या अपसारी, ये बताइएगा। अब तो मैं बताता हूँ, तो बता दीजिएगा। उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, मैंने बताया अपसारी। अब इसी वजह से जो है ना स्कूटर में, मोटर कार में, बस में, कार में साइड मिरर, देखिए गाड़ी क्या साइड मिरर, गाड़ी का कार है ना, ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ पे ड्राइवर को पूरा फोटो दिख रहा है, पीछे का पूरा सीन दिख रहा है कि कौन गाड़ी आ रहा, कौन गाड़ी मुझे ओवरटेक कर रहा है, मुझे पूरा का पूरा फोटो दिखेगा और मैं जो है सावधानी पूर्वक चला पाऊंगा। तो इसको बोलते हैं साइड मिरर। क्या बोलते हैं, साइड मिरर। साइड में मिरर लगा हुआ है, गाड़ी के साइड में मिरर लगा हुआ है। तो कौन सा आईना है, ये है उत्तल आईना, उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसमें क्या होता है छोटा सा आईना। अब कितना देखिए बड़ा बड़ा पेड़ आ गया इसमें, आया ना, देखिए छोटा सा आईना कितना एक बीता होगा, और देखिए इतना बड़ा पेड़ आ गया, 10-12 फीट का पेड़ इसमें घुस गया। तो इसी वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं साइड मिरर में। सवाल बनता है आपके एग्जाम में कि किस उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो बोलेगा क्योंकि उत्तल दर्पण में फोटो क्या बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है और बड़े एरिया को कवर भी करता है ना, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। सवाल डायरेक्ट बनता है कि किस दर्पण को साइड मिरर दर्पण कहते हैं, या गाड़ी साइड मिरर के दर्पण में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो बता दीजिएगा उत्तल दर्पण। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, सड़क पर मोड़दार के लिए बताया था मैंने, दुकानों में सिक्योरिटी के रूप में। मान ली बड़ा सा दुकान हमको है ना, बड़ा सा दुकान है, अब हम यहाँ बैठ गए हैं, उधर में सामान क्या क्या है, अब तो कैमरा आ गया ना, दुकान में तो कैमरा लगा दिया, लेकिन हम पहले जमाने में क्या होता था, आईना लगा दिया, अब पूरा दिख रहा, यहीं से देख रहा बैठ करके आईना में, है ना, अब पूरा सीन दिख जा रहा। तो इसका इस्तेमाल हम दुकानों में सिक्योरिटी के रूप में भी करते हैं। तो आपसे पूछेगा उत्तल दर्पण का उपयोग बताए, 2 उपयोग काफी है। उत्तल दर्पण में फोटो कैसे कैसे बनता है ये देख लीजिए भाई। प्रकाश, इसमें प्रकाश क्या होगा, फैलेगा, प्रकाश, देखिए प्रकाश फैल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन में है, अगर वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो क्या होगा, देखिए फोटो वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे वस्तु, तो किरणें आ रही है और टकरा क्या होगी, वापस फैल जाएगी। देखिए यहाँ से टकरा क्या होगा, वापस फैल रही। उत्तल दर्पण है ना, इसलिए फैलेगी वापस, और फैलेगी तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से लिखिए, ये क्या हो रहा, दर्पण के पीछे बन रहा, दर्पण के पीछे बन रहा, यहाँ पे बन रहा। ओके, क्योंकि ये आ रही इधर से, किरणें तो इधर चल जा रही। अब बताओ भाई, सिंपल सी बात बताओ, किरणें आ रही है और टकरा के इधर, एक किरण इधर, एक किरण इधर, कहाँ से मिलेगा, किरणें मिलेगा। जब किरणें मिलेगी ही नहीं तो फोटो कहाँ से बनेगा, रियल, वो तो लगेगा वर्चुअल इमेज। इमेजिन कर लो ऐसा, ठीक है। तो फोटो बनेगा फोकस पे, क्योंकि इसका फोकस इधर है, और आभासी और सीधा और बहुत छोटा बनेगा। इसी प्रकार है कि अगर अनंत और दूर पे रखेंगे तो P और F के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। खैर इसमें वैसा कोई सवाल अब तक पूछा नहीं है,
बट यहाँ पे एक सवाल समझिए कि केवल उत्तल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। कौन सा दर्पण है? सवाल आपसे बनेगा। देखिए सवाल आपसे बनेगा, किस दर्पण में केवल, है ना, किस दर्पण में केवल जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण होगा और समतल दर्पण भी होगा। याद रखिएगा, किस दर्पण में केवल वस्तु से छोटा बनता है? केवल, कमेंट कीजिए, केवल वस्तु से छोटा फोटो किस दर्पण में बनेगा? केवल बनेगा उत्तल दर्पण में। समतल में तो बराबर बनता है और अवतल में तो उत्तल और छोटा बड़ा सब बनता है, लेकिन केवल छोटा किसे बनता है? उत्तल दर्पण में। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने इसलिए पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या है, चलिए चीप परिपाटी क्या होता है वो देख लेते हैं। चीप परिपाटी ये समझिए, चीप परिपाटी और क्या बताते हैं यहाँ पे। देखिए चीप परिपाटी क्या होता है भाई, जैसे कि हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, एक हमारा ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ओके, दर्पण में कहाँ पे बनेगा हमारा ग्राफ? ये देखो, ये तो एक लाइन जा रहा, एक्स एक्सिस जा रहा और यहां से ऐसे खींच लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। अब अगर दर्पण यहाँ पे, कोई दर्पण अगर यहाँ पे है कोई दर्पण, तो दर्पण के दाएं साइड क्या होगा? धनात्मक होगा। कोई किरणें अगर इधर जा रही है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कोई किरणें दाएं से बाएं जा रही तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। कोई किरणें नीचे से ऊपर जा रही तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कोई किरणें ऊपर से नीचे आ रही तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे वही लिखे हैं हम कि दर्पण, कोई दर्पण कोई भी हो, वस्तु हमेशा बाएं तरफ ही रखा जाता है। देखिए जब भी वस्तु का फोटो बनेगा ना, तो दर्पण कोई सा उत्तल हो चाहे अवतल हो, ये दोनों, ये तो अवतल है वो उत्तल है, फोटो देखिए हमेशा इधर ही रखेंगे। ये फोटो देखिए हमेशा बाएं साइड, इसमें भी बाएं साइड फोटो है, अनंत में फोटो आ रहा, दाएं साइड फोटो नहीं, बाएं साइड फोटो रहेगा, ये भी याद रखिए। अच्छा, जब फोटो जब बाएं साइड है, सॉरी वस्तु बाएं साइड है, तो मुझे बताओ प्लस में है कि माइनस में है? जल्दी बताओ कमेंट करके। दर्पण कोई सा भी हो, दर्पण कोई सा भी हो, वस्तु हमेशा बाएं साइड रहेगा। तो वस्तु की जो दूरी है, यू बोलते, उसको बोलते यू, तो जो वस्तु की दूरी क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ में आया? दर्पण कोई सा भी हो, वस्तु हमेशा बाएं साइड रहेगा। तो अगर मैं इसको देख लूं चीज परिपाटी के अनुसार, ये वाला हमारा एक्स है, ये वाई है, तो इधर तो प्लस इधर माइनस है, तो जब वस्तु यहाँ पे रहेगा तो वस्तु की दूरी यहाँ से मापता, हमेशा वस्तु दूरी पी से मापा जाता है। तो वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? प्लस में होगा? नहीं, क्योंकि वस्तु तो बाएं साइड में है, बाएं साइड तो माइनस में होता है। तो यही मैंने लिखा चीज परिपाटी में। चीज परिपाटी यही होता है कि वस्तु बाएं में रखा जाता है, वस्तु की दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से? ध्रुव से मापी जाती है। कोई किरण दाएं से बाएं जाएगा तो धनात्मक होगा, बाएं से दाएं जाएगा तो ऋणात्मक होगा। ये बताया मैं, दाएं से बाएं जा रहा देखिए ऋणात्मक, बाएं से दाएं जा रहा धनात्मक, नीचे से ऊपर जा रहा धनात्मक, ऊपर से नीचे आ रहा तो ऋणात्मक होगा। ये चीज परिपाटी का नियम है। ओके, चीज परिपाटी का नियम है। चलिए अब यही बात यहाँ पे समझिए। चलिए यहाँ पे बात को समझिए। ये कोई दर्पण है, आपको पता है, देखिए ये भी क्या है, पहले समझते यू। यू क्या है? यू है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कहां से नापेंगे? पी से नापेंगे। और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगा? हमेशा, है ना, ये क्या होगा? हमेशा माइनस में होगा। माइनस वैल्यू में होता ना। क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा कहां रखते हैं? बाएं साइड में रखते हैं। और भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब देख लीजिए, अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा तो माइनस में होगा, दाएं बन रहा तो प्लस में हो जाएगा। समझ आया? अगर आईना में फोटो बनेगा बाएं साइड तो माइनस में होगा, दाएं साइड बनेगा तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ओके, और एक है फोकस, है ना, ये क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी कितना पे बना हो तो देखना पड़ेगा, ये यहाँ से कितना दूर जा रहा फोकस। तो देखो यहाँ से ये वाला ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? यू है। और यहाँ से अनंत तक जो जा रहा वो भी है। फोकस कहाँ? ये फोकस यहाँ पे, है ना, वस्तु भी यहीं पे है, फोकस भी यहीं पे है। यहाँ से तक क्या बोलेंगे? फोकस ही बोलेंगे, सेम बन रहा वो।
अब देखो यहाँ पे पॉइंट में लिख दिया हूँ कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। समझ में आया कैसे सर, कैसे हो गया? दर्पण अवतल, समझिए देखिए दर्पण क्या है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसका वक्रता त्रिज्या किधर है बोलिए? इस अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या किधर है, दाएं साइड की बाएं साइड? देखिए तो इप्सिंग परिपाटी इसीलिए बोलता है ना कि अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या किधर, दाएं साइड है क्या, बाएं साइड है ना। ये देखो ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये y ये x, तो बताओ बाएं साइड है तो बाएं साइड क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। उस तरह से फोकस दूरी, तो फोकस यही पर बन रहा भाई, तो फोकस भी तो बाएं साइड में है। तो कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण के, इसलिए बोलते सवाल में कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी माइनस होता है और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि बाएं साइड में है। और यही अगर उत्तल दर्पण की बात कर ले तो देखिए इसमें वक्रता त्रिज्या किधर है, ये है ना चीनी परिपाटी। तो देखो दाएं साइड, यहाँ पे देखो इसमें सब दाएं साइड, फोकस भी दाएं साइड में है, वक्रता केंद्र भी दाएं साइड में है। इसीलिए बोलता है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होता है, क्योंकि इस पॉइंट से इधर प्लस है, इधर माइनस है, ऊपर प्लस नीचे माइनस है। अब आपको याद रहेगा ना कि भाई भूलिएगा तो नहीं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ना। उत्तल दर्पण की, ये सवाल पूछा बहुत बार कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक कि ऋणात्मक। तो आप भी फिगर से देख लीजिएगा, दाएं साइड बन रहा धनात्मक, बाएं साइड जा रहा ऋणात्मक। अब यहाँ पे फॉर्मूला, दर्पण का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को खाली आप याद कर लीजिए, 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसको सिद्ध करने के लिए हम इस बार एग्जाम में पूछा था सवाल, है ना, तो हम आपको बताएंगे, एक अलग वीडियो लाएंगे इसके लिए, एक प्रॉपर इसके एक कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें सिर्फ इसके बारे में बताएंगे, तो आप वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक नया आखिरी पॉइंट हमारा है आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं समझते हैं। आवर्धन बोलते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन। यानी कि आवर्धन को m से लिखते हैं तो m बराबर क्या होगा, क्या बोला गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखते हैं h' और वस्तु की ऊंचाई यानी कि h, तो क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन जब हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे इसको प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं, और वस्तु क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। हमेशा प्रतिबिंब क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये क्या है आवर्धन, हमेशा प्रतिबिंब, याद कीजिए अवतल दर्पण का जो आवर्धन होगा हमें -v/u होता है। ये सवाल पूछता है कि आवर्धन का आवर्धन बराबर क्या होता है, -v/u। और याद कीजिएगा आवर्धन का ना, आवर्धन का SI मात्रक होता है, नहीं ऐसा मात्रक नहीं होता है। अर्थात सवाल ऐसे पूछता है, अर्थात मात्रकहीन होता है। मात्रकहीन मतलब मात्रक नहीं होता है। सवाल पूछा है कि किस आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है, इसको बोलते हैं मात्रकहीन होता है, ठीक है। तो आवर्धन समझ में आ गया क्या होता है आवर्धन, कि वस्तु की दूरी, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है, जो रेशियो है, उसी को बोला गया क्या, आवर्धन कहा जाता है। यहां से हमारा चैप्टर जो है क्लोज हो जाता है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको ये कैसे लगा पढ़ने में, पहले मुझे तो ये बता दीजिए, मैंने आपको पूरी तरीके से तैयारी करवाया। अब देखो ये हमारा तो अभी यूट्यूब पे क्लास चल रही है, आप चाहते हैं सर हम प्राइवेट क्लास करना चाहते हैं। अब इसी क्लास को हम एप्लीकेशन पे लाइव आते हैं और एक क्लास को 4-5 दिन तक पढ़ाते हैं, तो सोचिए कितना अच्छे तरीके से और समझ में आएगा आपको। तो अगर चाहते हैं कि हमको प्राइवेट क्लास मिले, मैथ का, साइंस का, सभी चैप्टर का लाइव क्लास मिलेगा, और वो भी इतना चीप एंड बेस्ट प्राइस में। इसको मत समझिएगा सर छोटा है तो अमाउंट बड़ा कम है ना, सस्ता रहोगे बार बार महंगा रहोगे, एक बार वाला नियम ऐसा नहीं है ना। क्लास डेली चल रही है, ओके। हमारा मोबाइल नंबर है, एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, सेवा करने का मौका जरूर दीजिएगा। अगर आप नहीं भी जुड़ते हैं तो मैसेज कीजिए, कम से कम हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, है ना। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी इस तरह का वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंचे। तो ये वीडियो प्रकाश का परावर्तन था, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी सूत्र बताना हमको, F = R/2, दर्पण का बताना है, फॉर्मूला सिद्ध करना है, फिर न्यूमेरिकल एक अलग वीडियो में आएगा, और फिर आएगा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो आप इस तरह से वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा
मजा आ रहा, एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे बताता हाँ कि मजा आ रहा। और जब लाइक करते हो ना तो मेरे अंदर पता नहीं माइटोकॉन्ड्रियम कौन सा एनर्जी भर जाता है जो बता नहीं सकते, हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मेहरबानी करके लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो कहीं पे लास्ट करते हैं। बाकी आपका कोई सवाल हो, कैसा लगा पढ़ने में, इसको आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।